डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था 164। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि आप कितनी कंपनियों को बर्बाद कर सकते हैं। लास्ट क्लास में ये डिस्कशन एट अ टाइम आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1 चल रहा है, तो ये बात कर रहे थे एट अ टाइम आप कितनी कंपनियों को बर्बाद कर सकते हैं। क्यों भाई? तो विकास जी आप कैसे हो दोस्त? चलो, सीए इंटर पे लाइव इसलिए करता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। सीए इंटर पे इसलिए लाइव कर लेता हूँ, ये ऑफलाइन बेसिकली है और पर्सनल पर्पस के लिए वीडियो जो बच्चे ऐप के थ्रू देखते हैं के लिए बेटा मैं यहाँ पे लाइव करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं इसमें। जैन साहब आप तो अपना चैप्टर 1 चल रहा था AQD के नाम से, और हमने कंसेप्ट नंबर अब छोड़ दिया है। सीधा मैं हेडर डाल देता हूँ आपको। अब देखना है कि एक बंदा कितनी कंपनियों को बर्बाद कर सकता है। अरे वाह, मतलब एक बंदा एट अ टाइम कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। क्या बात है दोस्तों। तो कंसेप्ट लिखते हैं हम लोग, जीरो जीरो ही चलता है सारे कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अच्छा टॉपिक है। आज कोशिश करता हूँ आपका ये फिनिश करा दूँ जल्दी जल्दी, ताकि कुछ दूसरे चैप्टर, नए चैप्टर शुरू किया जाए। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, सेक्शन 165। 165 was the disqualification of director. 165 has three 164 has three subsections. Subsection 1 which talks about 9 types of disqualification, आपको सब याद होगा। सबसेक्शन 2 में था कि अगर कंपनी डिफॉल्ट की है एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न जमा करने में 3 साल तक लगातार, या आपने जो डिपोजिट लिया है उनका डिफॉल्ट एक ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया था। अब आइए हम लोग आगे की बात करते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो यहाँ पे क्या सीखना है, क्या समझना है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में? तो इसमें बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो इसमें भी 6 सब सेक्शन है। अरे कमाल है भाई, 6 सब सेक्शन आर देयर एंड 6 सब सेक्शंस को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम, ओके भाई विकास भाई, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, आप कितने कंपनियों में एट अ टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं। भाई कितनी कंपनियों में बन सकते हैं? आप लाइव होते तो भी बताते कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 165 सबसेक्शन 1 लिखा है सर जी इसमें कि नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस। जो लॉ की लैंग्वेज है, कुछ नेगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है। नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस, कुछ ज्यादा स्किप हो गया यहाँ पे। नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस, क्या बात है। शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर। नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर। अच्छा, बहुत शैतान हो आप। इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, in more than 20 companies, more than 20 at the same time, okay, at the same time. There are no person shall hold office as a director including alternate director in more than 20 companies at the same time. एक बार में आप 20 कंपनियों से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। आगे इसी में लिखा है सर, आगे इसी में लिखा है, फुल स्टॉप लगा दूं क्या? देख लेता हूं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ public companies, maximum number of which person can be appointed as a director
shall not exceed 10, shall not exceed। यदि इसका ये मतलब हुआ कि एट अ टाइम आप तो 20 में बन सकते हैं। अच्छा 20 में वो नहीं है, मतलब 20 में लिमिट नहीं है, 20 में प्राइवेट पब्लिक अल्टरनेट डायरेक्टर रेगुलर डायरेक्टर सब है। अब कह रहा है कि अगर आप खाली पब्लिक कंपनी में ही डायरेक्टर बनना चाहते हैं एट अ टाइम आप 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनियों नहीं बन सकते। इसको एक डायग्राम से समझा जाए क्या? जैसे मान लीजिए कि ये है सर्कल है, सर्कल जैसा तो नहीं है लेकिन मन की आंखों से देखेंगे तो सर्कल ही लगेगा। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ओके, एक सर्कल में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 हो गया। अब इसके भीतर एक छोटा सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन, अब यहां पे कितना होगा 10 और ये टोटल कितना है 20, मतलब इतना तो समझ में आता है। यदि कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसको आप लिख सकते हैं की नोट्स, ऐसे पॉइंट जो थोड़े दमदार हैं 165 1 से रिलेटेड की नोट्स, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं फटाफट फटाफट देखते हैं। की नोट्स में लिखा है एक्सप्लेनेशन 1। हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन जनरली सेक्शन के ठीक नीचे दिया होता है। सेक्शन में कोई बात ऐसी लिख दी गई है जो लॉ मेकर ने शायद अच्छे से डिफाइन। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 165, सेक्शन 165 सब 1 provides that for reckoning, recon means counting, RECKO, reckoning, the limit of public companies in which a person can be appointed as a director, Directorship in private companies that are either holding or subsidiary. For reckoning the limit of public companies, अच्छा, in which a person can be appointed directorship of in private companies that are either holding or subsidiary company. Or public company. Shall be included. अच्छा लिखा है। इसका यह मतलब हुआ कि आपने इतना तो समझ लिया कि एक बार में आप 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा लाइन ये समझना है 20 में 10 ही पब्लिक हो सकती है। अब उन्होंने ये भी कहा, ऐसे एक डिम्ड पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट होता है, आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा। डिम्ड पब्लिक कंपनी, डिम्ड पब्लिक कंपनी मतलब आप तो प्राइवेट हैं लेकिन आपका जो बाप है यानी जो आपकी कंट्रोलिंग कंपनी जिसको आप होल्डिंग कंपनी कहते हैं वो पब्लिक है, तो पब्लिक का बच्चा पब्लिक ही होगा। जस्ट एक एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ कुछ वाइडर मुझे लग रहा है, अगर मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या वाइडर लग रहा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, चूंकि आप मेरे साथ पढ़ते हैं और एकदम इंजॉय करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मेरे को दिख रही है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडियरी है पब्लिक की, तो हम तो पब्लिक, लेकिन मेरे को ये अच्छा लग रहा है होल्डिंग। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही है किसी दूसरी पब्लिक कंपनी को, मुझे लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, दे रखा है। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही है, प्राइवेट कंपनी ना होल्ड कर रही है, किसको होल्ड कर रही है, पब्लिक कंपनी को। आपका बेटा है पब्लिक कंपनी, आपका भी नेचर चेंज हो जाए, कन्वीनियंस
आपको मैंने बताया। तो सर जी ये सिंपल हुआ कि जो 10 की संख्या है या तो प्योर पब्लिक कंपनी है या ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो है ना होल्डिंग या सब्सिडियरी है। किसकी होल्डिंग सब्सिडियरी है? पब्लिक की, तो उसको भी हम पब्लिक ही ट्रीट करेंगे, ऐसा इन्होंने बताया। नोट 2 आगे लिखा है एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 which provides that for reckoning, RECKO, reckoning means counting the limit of directorship, companies, the directorship in dormant company shall not। चलो अच्छी बात है, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते थे बेटा किसी जमाने में, अब इसने इतना सोबर बना दिया इसको। द डायरेक्टरशिप इन डॉर्मेंट कंपनी, सिर्फ डॉर्मेंट कंपनी को हटाया है दोस्तों, डॉर्मेंट कंपनी ध्यान देंगे, डायरेक्टरशिप इन डॉर्मेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। अच्छा है जी, नॉट बी इन। ओके दोस्तों, तो ये छोटा सा पॉइंट है आपको कि भाई कैसे हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक में 10 होता है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक, आपको ऐसे समझाने की कोशिश। एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 165 राइट्स दैट फॉर रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप इन डॉर्मेंट कंपनी शैल नॉट, डायरेक्टरशिप इन डॉर्मेंट कंपनी, ये छोटा छोटा पॉइंट है। और आगे एक लाइन और है, इसी में की नोट में सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 नॉट अप्लाई टू 8 कंपनीज। सेक्शन 165 सबसेक्शन 165 जो सबसेक्शन 1 है, लिखा है शैल नॉट अप्लाई टू, not apply to so 65(1) shall not apply to section 8 company which has not committed। wow, फिर वही है, मतलब अगर आपने अपना रिटर्न सही पे भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। which has not committed fault in filing of its financial statements अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न, ये लिख रखा है एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 रजिस्ट्रार। ये छोटा सा आपका पॉइंट है रजिस्ट्रार। आगे हमारे पास है सेकेंड पॉइंट, लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर बिलो 20। कंपनी चाहे तो, कोई भी कंपनी चाहे तो रूल बना सकती है, भाई हमारे यहाँ वैसे ही लोग ही डायरेक्टर बने जो ज़्यादा लालची ना हो, राजीव सर जैसे, तो कम कंपनियों में डायरेक्टर्स हो। दूसरा लिखा है लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर बिलो 20। वाओ, लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर लिखा है द मेंबर्स ऑफ कंपनी में
मेंबर्स ऑफ कंपनी may by SR the members of company may by SR specify any lesser number of companies। मतलब कोई कंपनी ये कह सकती है कि जी हम उन्हीं लोगों को डायरेक्टर रखेंगे, 10 कंपनी में डायरेक्टर, आप हमारे यहाँ डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पहले ये बताइए और कितनी कंपनी? बोला 12 में। बोला तो भाग जाए यहाँ से। बोला 20 है ना। बोला 20 है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। हमने एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन लगा दिया, एक तरह से ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। सच्चाई अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप 20 से ज्यादा कंपनी में बन ही नहीं सकते। दिस इज ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन। कहने का तरीका बदल गया। 164 भी डिस्क्वालिफिकेशन है, 165 भी डिस्क्वालिफिकेशन है। ये कह रहा है कि अगर आप 20 या 20 में ऑलरेडी हैं तो आप 21वें में बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। और इवन जो 20 की संख्या उसको कम किया जा सकता है। कैसे? बाय एसआर नंबर ऑफ कंपनीज विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी may act as a directors, may act as directors। ओके तो दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट है मैंने समझाने की। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे अगर आप 20 से ज़्यादा में ऑलरेडी डायरेक्टर, शुरुआती दिनों में उसका वैल्यू था तो उसकी वैल्यू, लास्ट है पेनाल्टी। अच्छा लगा है ना आपको? बहाने थोड़ा मेरा भी ब्रशअप हो गया, बड़ा जमाना हो गया था इनको शेयर किए हुए आप सबके साथ। 165 सब सेक्शन 6 पेनाल्टी। क्या है पेनाल्टी? इफ ए पर्सन एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, वाओ, अगर कोई पर्सन, इफ ए पर्सन एक्सेप्ट्स accepts an appointment as a director, contravention of person accepts an appointment as directors in contravention of section 165 subsection 1, he shall be liable to penalty, shall be liable penalty of ₹500, shall be liable to penalty of ₹500 each day, के ऊपर liable for penalty for ₹500 for each day after the first during which contravention continues। अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है एन अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 165(1), ही शैल बी लायबल टू पेनाल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच कंट्रावेंशन कंटिन्यू। मतलब बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा पॉइंट है। ₹500 का पर डे की पेनाल्टी है। यानी आज आपने 20 में थे, आज आप 21वें में भी आ गए तो इसका नुकसान क्या होगा कि आज से ₹500 तैयार रखिए। आप 10 दिन बाद आपको अपनी गलती रियलाइज हुआ, 10 दिन बाद आप बैठ कर अपनी संख्या टैली किए, आपको लगा यार तो ज़्यादा हो रहा है, तो भैया ज़्यादा हो रहा है तो आप गए, है ना। तो 10 दिन का जो फाइन लगा वो दे दीजिए और निकलिए आप। ओके दोस्तों, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों।
आइए एक हल्का फुल्का क्वेश्चन दिखाता हूँ आप। नवंबर 19 का क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप जरूर इसको बता देंगे। नवंबर 19 का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ना, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आपका एक एक चीज समझाते चलूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। इस तरह से है आर होल्ड्स डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज। ओहो, कोटा भर लिया भाई एंड 11 प्राइवेट कंपनीज। वो गलत हो गया। चलो अभी आगे देखते हैं, हो सकता है कि डॉर्मेंट निकल जाए। अभी तो आप पहले ही ओ आ करना शुरू कर देते हैं। एज ऑन 31/5 जी ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द अबव आ गया बेटा, मैंने जो डाउट था वो हो गया। वन ऑफ द अबव गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी सॉरी dormant company. Apart from the dormant company, apart from जून 2019 प्राइवेट कंपनी which are holding directorship has become a subsidiary of has become subsidiary of public company. क्वेश्चन है बेटा जी, the light of the provision of companies act, the light of the provisions of कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन एंड डिसाइड। यदि ये क्वेश्चन है पहला, द वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अच्छा, 30 जून को ये कंपनी इसमें ये भी हो जा रही है। अच्छा अच्छा, पहला है द वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप, क्या है ना बेटा, होल्डिंग डायरेक्टरशिप, वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर, वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर reference to number of directorship as on 31/5/2000 एंड 2 है एंड एज ऑन 30 जून 2 है। सेकेंड, whether a company has power to specify, क्या कंपनी has power
specify any lesser number of companies which director the company of the company act as a director. यदि 2 क्वेश्चन है, मात्र 4 नंबर का क्वेश्चन था, नवंबर 19 का है। मुझे लगता है बहुत ही धमाकेदार है ये क्वेश्चन, आपको मजा भी आएगा। और ये नवंबर 2019 का 4 नंबर का। वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर विथ रेफरेंस टू इतना ही। जी पहली बात तो 21 है, लेकिन दीजिए अब उसमें क्या होता है कि उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये जो 30 जून को आपने खेल खेला है, 30 जून को एक प्राइवेट कंपनी अपने आप वो इन विच आर इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप हैज बिकम अ सब्सिडियरी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी होगा, वो भी पब्लिक की तरह ट्रीट होगा। मैं तो कह रहा हूँ होल्डिंग होता तो भी हो जाता, यही मैंने बोला था, कुछ नयापन है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए कि जो मिस्टर आर का डायरेक्टरशिप का पोस्ट है 30 जून 2019 तक से पहले तक, 30 जून तक से पहले तक वैलिड है, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। और कह रहा कि क्या संख्या घटाई जा सकती है, तो हाँ जी घटाई। आर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर वैलिड। इस डेट को चेंज हुआ बेटा जी, ये चेंज हुआ है एज ऑन वैलिड अप टू 2019 फ्रॉम 2019 अपॉइंटमेंट बिकम्स अपॉइंटमेंट बिकम्स। दोस्तों आगे पूछ रहा है कि क्या, 2 सवाल है ना, क्या कम किया जा सकता है? यस, कंपनी कह सकती है कि हम उन्हीं लोगों को डायरेक्टर रखेंगे जो केवल 5 ही कंपनी में ऑलरेडी मुंह मार रहे हैं। हमारी सर जी क्या है, फिर तो 20-20 कंपनी में कैसे टाइम देते होगे यार, तो भर दिन बोर्ड मीटिंग अटेंड करते होगे, है ना? मतलब सिटिंग फी के लिए बने हो क्या डायरेक्टर? सिटिंग फी मतलब मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिटिंग फी मिलता रहे। यस, एशआर बी पास्ट। ओके दोस्तों, तो ये छोटा सा पॉइंट है, लोगों ने इसको समझने की कोशिश की। 165। अब हम लोग आ जाते हैं 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। वाह, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अच्छे टॉपिक पे जा रहे हैं। डायरेक्टर्स को हमने अपॉइंट करना तो सीखा, ऐसे रिमूव करना सिखाता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, सेक्शन के क्रम में। एक सेक्शन मैंने बीच में छोड़ रखा है, आपका याद करा दीजिएगा। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज की बात है, सेक्शन 186। बहुत सिंपल है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज की बात है, सेक्शन 100। बहुत सिंपल है, मैं तो यही कहूँगा आपको, बहुत सिंपल है, सोबर है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, पहला तो इसमें है 66 में, बहुत सिंपल है सर जी, एक एक करके हम समझाने की कोशिश। 5, 6
आगे आ गए हम लोग। बुक में वैसे ही दे रखा है ना। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। आइए दोस्तों, जी जी, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें। हाँ भाई, निवांधन कुंवर, ड्यूटीज एज पर सेक्शन 100। हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स का। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर 166 में दिया है और किस तरह की ड्यूटीज है, तो मैं उसको शेयर करना कोशिश, मानधन साहब। तो इसमें आपको जो मैं यूं कहूं कि जनरल ड्यूटीज की बात है, पेनाल्टी की बात है। अगर आपने ड्यूटीज डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, सर जी ड्यूटी इसके टोटल हमको 1 2 3 4 5 6, 2 इधर है और 4 6 मतलब है, टोटल आधा दर्जन ड्यूटीज है और 166 है। चलिए ऐसे याद होगा, आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मेरे दिमाग में फीड हो गया। आगे जब कभी डिस्कस करूंगा तो मैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स समझ लूंगा। ओके, तो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो ड्यूटीज है बेटा, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स में यहाँ पे कुछ ऐसे ड्यूटीज हैं बेटा, जनरल ड्यूटीज है डायरेक्टर्स की। सब डायरेक्टर साहब आपको ये काम करना है। फ्लोइंग आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन कौन सी जनरल ड्यूटीज हैं? पहला, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल्स, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल। मतलब ये लिखा है कि हर डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो कंपनी में जो काम करे वो एज पर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, आर्टिकल्स के अनुसार काम करे। आर्टिकल्स में जो चीजें आपसे लिखा हुआ, सर इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा, उसको भी लिखते हैं। लिखा हुआ है बेटा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस। मतलब कह रहा है इस एक्ट के प्रोविजन का भी ध्यान रखना है, और जहां तक एक्ट अगर साइलेंट है और आर्टिकल में कोई अच्छी बात लिखी गई है तो उसको भी फॉलो करना है। अच्छा लिखता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस एक्ट, डायरेक्टर of a company, director of a company shall act in accordance with subject to provision of this act. Director of a company shall act in accordance with the articles of the company. ये छोटा सा पॉइंट है, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल्स में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जी निवांधन साहब, अच्छा निवांधन भाई चले गए, ओके बेटा। टू एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ मतलब अच्छे विचार से, ऑनेस्टली, केयरफुली, विदाउट एनी मैलिस। तो लिखिए, डायरेक्टर कंपनी shall act good faith, order to promote the
ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी for the benefits of its members. Oh ho ho. For the benefits of its members as a whole. मतलब आपको गुड फेथ में काम करना है. गुड फेथ मीन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ, है ना, ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर for the benefits of its member as a and the best interest of the company. The company members, it implies तो सबके फायदे के लिए सोचना है अपने फायदे के लिए नहीं. शेयर होल्डर्स, ओ हो, ये तो बहुत खतरनाक हो गया. शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई सर जी. द कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ of गवर्नमेंट. ये छोटा सा पॉइंट है, मैंने बताया, समझाया आपको एक एक करके. टू एक्ट इन गुड फेथ. तीसरा, टू एक्सरसाइज ड्यू केयर. एक्सरसाइज ड्यू care. What is the meaning of exercise due care? में लिखा है कि आप अपने ड्यूटीज को, ना बेटा, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall exercise his duties due and reasonable care. Director of a company shall exercise his duties with due and reasonable care, skill and diligence, and shall exercise his independent judgment. His independent judgment. ड्यू केयर मतलब आपको प्रयास करना है कि आप अपनी ड्यूटीज को केवल उचित तरीके से निर्वाह करें. राजीव सर जैसा नहीं, है ना, उचित तरीके से निर्वाह करें. ये भी एक ड्यूटीज है. तो ये हमारे कुछ ड्यूटीज है डायरेक्टर्स की, है ना. ड्यू केयर मतलब प्रॉपर तरीके से करना है. टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अवॉइड conflict of interest. अगर डायरेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए कोई ऐसी सिचुएशन, डायरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए कोई ऐसी सिचुएशन जिससे उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. डायरेक्टर और कंपनी will not involve a situation which
he may have a direct और समझ रहे बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट that conflicts or possibly may conflict with the interest of the company. तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं। अगला है नॉट टू अर्न एनी अनड्यू गेन, वही जो सीक्रेट प्रॉफिट है, किसी भी डायरेक्टर्स को कोई अनड्यू गेन नहीं लेना है। नॉट टू अर्न एनी अनड्यू गेन, नॉट टू अर्न एनी अनड्यू गेन क्या लिखा हुआ है बेटा जी? डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी shall not achieve director of a company shall not achieve, attempt to achieve any undue gain, advantage either to himself or to his relatives. रिलेटिव्स एक्सेट्रा। अगर ऐसा वो करता है, इफ ही फाउंड गिल्टी ऑफ, आपने ऐसा करना किया है, इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग एनी अनड्यू गेन, found guilty of making, shall be liable to pay amount equal to that gain of company, amount equal to that gain, shall be liable to pay an amount equal to that gain, equal to that gain to the company. ये छोटा सा पॉइंट है और लास्ट है बेटा जी F, नॉट टू असाइन। ये बहुत अच्छा है, पहले हम लोग ओल्ड सिलेबस में पढ़ाते थे बेटा, इसका अलग सेक्शन होता था, नॉट टू असाइन। कोई भी डायरेक्टर अपना पोस्ट किसी को असाइन, बपौती नहीं है। जैसे आपने सुना होगा मंदिर में पुजारी होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट जस्ट फॉर रेफरेंस। मंदिर में सुनते हैं, मस्जिद में क्या होता है नहीं पता, मंदिर में सुनते हैं कि जो पंडा होता है, पंडित होता है, तो बेटा ही उसका फिर पुजारी बनता है, खानदानी बपौती। बपौती जिसको कहते सर जी नहीं चलेगा। अरे ये क्या है, आपको क्या लगता है ये आपकी विरासत है, आपका ये घर है कि हम अपना घर अपने छोटे बेटे को, अपने पड़ोस वाली आंटी को दे दिए? ये क्या है मजाक? नॉट टू असाइन ऑफिस। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें।
नॉट टू असाइन, नॉट टू असाइन, किसको असाइन नहीं करना है, फटाफट फटाफट बताइए। नॉट टू असाइन ऑफिस। यहां पे हम लोग आते हैं, देखते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए मेरे बच्चा, नॉट टू असाइन ऑफिस, इसमें लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall not assign his office and any assignment so made shall be directors the company, directors of a company shall not assign the director of a company shall not assign his office, ठीक है जी, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट असाइन हिज एंड, और लिखा है बेटा जी एनी असाइनमेंट so made shall be void. The directors of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be void. कोई भी असाइनमेंट है वो void होगा। The directors of a company shall not assign his office, any assignment so made shall be void. कोई भी असाइनमेंट अगर हो रहा है तो वैलिड ना होकर वो void हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज इज सक्सेसर बाय डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल डज नॉट अमाउंट टू, क्या घटिया बात कह दिया भाई, तो कुछ और कह दिया। आइए पहले इसको हम वो कर लें। ओके दोस्तों, तो हम लोग देख लें। जी साहब, नॉट टू असाइन, लेकिन एक बेटा की नोट में लिखा है कि अगर आर्टिकल में दे रखा है तो बेटा अलग बात हो जाएगी। की नोट, अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज हिज, अपॉइंटमेंट पर्सन एज हिज पर्सन एज हिज by a director by virtue of a right cleared by articles not amount to इसका ये मतलब हुआ कि कोई डायरेक्टर अगर अपना सक्सेसर अपॉइंट करता है और ऐसा करने की अथॉरिटी उसको आर्टिकल में दी गई है तो उसको असाइनमेंट नहीं कहा जाएगा। वाह, इसका मतलब है कि असाइनमेंट हो रहा है, मतलब तब हो रहा है जब ऐसा करने का पावर आपके आर्टिकल में दिया है, जो यहां से मैं समझा। ये दोस्तों, और लास्ट है सर जी पेनाल्टीज, खत्म पेनाल्टी। तो जनरल ड्यूटी 6 हो गए सर जी टोटल, है ना। पहला हो गया कि आपको थोड़ा ड्यू केयर करना है, गुड फेथ में काम करना है, आर्टिकल के अनुसार काम करना है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, कमाएंगे और आपको गिल्टी पाया गया तो वापस करना है। बच्चे लोग सर जी खाली वापसी कराओगे, लात मारो सर जी, बिल्कुल लात में ही मारेंगे, है ना। नॉट टू असाइन ऑफिस। और लास्ट है पेनल्टी 166 सब सेक्शन। पेनल्टी क्या लगेगी? The director of company contravenes the provision of this section, such director shall be punishable by fine. If director of the company, the director of the company contravenes the
provisions of this section. Such directors shall be punishable. Such directors shall be punishable. Fine ranging from is 1 लाख to 5 लाख। बच्चे कहेंगे सर जी 1 लाख 5 लाख क्या है, तो आपको पता है पहली बार ये तो जो पेनाल्टी आपके ऊपर लगा रहा है उसकी इच्छा है, ₹1 लाख। The director of the company contravenes the provision of this section, such director shall be punishable with fine 5 लाख। ये छोटा सा पॉइंट है ना, ये सारा का सारा पॉइंट आप इसको मस्त तरीके से पढ़िएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, ये सारे सब सेक्शंस होने चाहिए थे। नॉट टू असाइन, नॉट टू असाइन भी एक सब सेक्शन होना चाहिए। पास बैग तो नहीं है बट एक हेल्प बुक रखा हूँ, ये आपके मतलब का नहीं है, CS का है, हेल्प बुक है सच। देखते हैं सब सेक्शन ही बेटा। आग ICU में आग लग गया कोड है बुक में, CS की एक बुक है मेरे पास, आग ICU। आग ICU है ना, कोड है ये बेटा। ड्यू का मतलब अनड्यू गेन। आग असाइन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है गुड फेथ। आग ICU में क्या है, आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छा हो गया भाई। रीजनेबल किया, क्या बात है, समझ में आ गया मेरे को। 6 सब सेक्शंस हैं वो, आग ICU में वो सब 6 के 6 सब सेक्शंस हैं, और आपको मैंने सीक्वेंस में बता दिया। अब आइए ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स के बाद वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। क्या बात है सर जी, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उस समय क्वालिफाइड था, अच्छा, और बाद में कुछ ऐसा घटिया व्यवहार किया बनने के बाद जिसके चलते उसकी कुर्सी खतरे में पड़ गई और कुर्सी, दिस इज कॉल्ड वैकेशन ऑफ ऑफिस। दोस्तों कंसेप्ट नंबर तो हम लोग 0 लेकर चल रहे हैं, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ। बट एक पॉजिटिव है कि मैं सेक्शन वाइज पढ़ाया आपको, कभी आप ध्यान से पढ़ेंगे वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्शन 167। डायरेक्टर के ऑफिस की वैकेशन की बात हो रही है, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर के ऑफिस की वैकेशन की बात हो रही है, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर जी इसमें दे रखा है, अरे तो वैकेशन का मतलब क्या होता है? वैकेशन का मतलब है कि you became disqualified, your seat, your office of director becomes vacant after you are properly appointed। आप properly appoint हुए, उसके बाद आपकी सीट क्या हो गई, खाली हो गई। This is called vacation of office, vacation of office of। तो 167 में हमको यही सीखना है, और उसके बाद 167 में जो पहला सब सेक्शन है बताता है कि 8 केसेस है, 8 केसेस आर देयर, आपके बुक में भी होगा।
चलिए दोस्तों, ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। तो पढ़ भी रहा है बेटा। सेक्शन 167 ऑफ ए कंटेंट्स प्रोविजन डीलिंग आउट एज टू व्हेन द ऑफिस डायरेक्टर शैल बी as soon as such event occurs the director is required to meet the office। डिमिट मतलब छोड़ना, डिमिशन। एक होता है बेटा इमिशन, ये है डिमिट। डिमिट मतलब छोड़ देना ऑफिस डायरेक्टर ऑफ कंपनी। दिस प्रोविजंस आर गिवन अंडर 167(1) और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। आप देखेंगे तो टोटल 6 है, 7वां है और 8वां है, टोटल 8 है और 8 केसेस में आपका सीट खाली हो जाएगा। का भी कोड दे रखा है सीए में का भी अच्छा दे रखा है, सबका कोड है। यह है कि अपडेटेड नहीं है बुक, जो है पुरानी हो गई है। मैं अपडेट कर देता हूं। एलोकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें समझने की जरूरत है आपको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन ही इंकर्स एनी ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। अगर आप 164 जो आपने पढ़ा था उसके डिसक्वालिफिकेशन आपके ऊपर लग गए तो आप डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे। हाउएवर इफ यू इंकर डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द कंपनी इन व्हिच जिस कंपनी में वो 164 दो था ना कि जिस रेलिवेंट कंपनी में आपने वो लगातार 3 साल से एनुअल रिटर्न या एनुअल अकाउंट नहीं भरा है, आपकी कंपनी ने नहीं भरा है, या आपने डिपॉजिट डिबेंचर्स लिया है 3D है ना, और उसका डिफॉल्ट 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रह रहा है, तो कह रहा है आपका सीट बाकी कंपनियों में तो खाली हो जाएगा लेकिन उस डिफॉल्टिंग कंपनी में अभी भी आप रहेंगे। ओके, बट उसमें आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा। बाकियों में तो अपॉइंट ही नहीं हो सकते, तो रेलिवेंट कंपनी उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते। जो आपका पीरियड है वो पूरा होगा। सपोज बच्चे कहते सर जी तो परमानेंट डायरेक्टर है तो भला रहो, डिफॉल्ट तो चल ही रही है तुम्हारी कंपनी में, है ना। डिसक्वालिफिकेशन के चलते एब्सेंट किया अपने आप को फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ बीओडी हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months। फ्रॉम all the meetings of company, all the meetings of BOD held during a month period 12 months with or without seeking leave of absence। आगे है he acts contravention of provision of section 184 से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात है, रिलेटिंग टू एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन व्हिच ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं तो उसकी बात ये करता है बेटा जी। तो अगर आप इसको कोड के रूप में समझे तो एक हो गया डिसक्वालिफिकेशन, दूसरा है एब्सेंस विदाउट लीव, तीसरा हो गया यू फेल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 184 दैट टॉक्स अबाउट कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इंटरेस्टेड है तो उसकी बात करता है। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट which he is directly or indirectly interested, contravention of section 84। सी और डी में आप थोड़ा सा मेहनत करना की जरूरत है। मतलब एक तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया अपना इंटरेस्ट, है ना, फेल टू डिस्क्लोज ये पहले होना चाहिए, और दूसरा बिना डिस्क्लोज किए हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट ने आपको डिसक्वालीफाई कर दिया तो आपकी कोई गलती रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी डिसक्वालीफाई किया। अब यहाँ पे वो तो नहीं बताया कि जैसे मान लीजिए विजय माल्या को कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया, अब विजय माल्या की तो बहुत सारी गलतियां। He fails to disclose interest in contract of this, he becomes disqualified court or tribunal, he is convicted by court of an offense whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment। आपको सजा मिली है
6 महीने या उससे ज्यादा के लिए, ये एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है। ही इज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस विद इन्वॉल्विंग टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, लिखा है द ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर केस ऑफ ऑर्डर्स रेफर्ड टू इन क्लॉजेज ई एंड एफ और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑर्डर। अच्छा सर जी, जिस आपने कोई मतलब अपराध किया है, आपको कोर्ट ने सजा सुनाई है और आपकी सजा है 6 महीने या उससे ज्यादा, तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन ई और एफ, यानी ई जो है वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल वाला है और एफ है कि मतलब आपको सजा सुनाई गई है। ये कह रहा है कि पहले 30 डेज तक और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब ये हुआ है ना, द फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जिस दिन कोर्ट का आदेश आया उसके 30 दिन के भीतर आप जो काम करना है, जस्ट एक तरह से वार्निंग दे दिया कि 30 डेज में जो आपको काम करना है, 30 डेज तक आपका सीट खाली नहीं होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक बात करो कर लीजिए। या वेयर एन अपील और पिटिशन प्रेफर्ड विन 30 days एज ए फोर्सेड अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन सेंटेंस ऑर्डर until expiry of 7 days from the date on which such appeal or petition is। अच्छा, मतलब आपने जैसे आपको कन्विक्टेड हो गए, इम्प्रिजनमेंट हुआ और आपने उस इम्प्रिजनमेंट के खिलाफ अपील कर दिया, कितने दिन में? 30 डेज में। तो जब तक वो अपील डिस्पोज ना हो जाए, डिस्पोज मतलब खत्म ना हो जाए, और इवन खत्म भी हो जाए तो 7 दिन, खत्म होने के 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक सपोज अपील भी आपके अगेंस्ट चला गया, मतलब अपील में भी आप हार गए, तो भी सर जी जब तक अपील पेंडिंग था तब तक आप क्वालिफाइड थे, प्लस अगले 7 दिन तक भी। वेदर एनी फर्दर अपील और पिटिशन प्रेफर्ड अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ विद इन 7 days अंटिल सच फर्दर। वही बात है सर जी, अगर सेकेंड अपील कर दिए, मतलब कुल मिलाकर लॉ मेकर ने ये कह दिया कि अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है या ट्रिब्यूनल का आदेश आता है जिसके द्वारा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, देन यू हैव 30 days, आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप 30 days के भीतर ये काम कर सकते हैं। समझ में आ सकता है क्या बेटा जी? तो ये छोटा सा पॉइंट आपको समझाने की मैं कोशिश की। तो ये सारे ग्राउंड्स पे आपका सीट खाली हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करेगा। ही इज रिमूव्ड, वाव, उसको कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अनुसार, और मैं पहलिया ना बुझाऊं तो अगला कंसेप्ट जो है 169 दैट टॉक्स अबाउट रिमूवल, वो रिमूवल की ही बात करता है। दैट टॉक्स अबाउट रिमूवल, वो रिमूवल की ही बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स इन ग्राउंड्स पे वैकेंट हो सकता है, लेकिन ई और एफ ग्राउंड्स में कुछ इन्होंने एक्सेप्शन बनाया। जी पॉइंट पे आई, he is removed in pursuance of the provision of Companies Act, like when he is required to vacate office for disqualification incurred under section 217(6)(2), that is conviction for committing offence, he is removed in pursuance of। कोई बात नहीं यार, उसको हटा दिया आपने। ओके, 8 लास्ट है बेटा जी। इसको क्या लिखा हूं मैं तो आपके बुक से ही पढ़ाया है ना। ही हैविंग बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग, मतलब सर जी आपको कंपनी में डायरेक्टर का पोस्ट मिला है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मिला है। बच्चों ने सर जी क्या मतलब, जैसे मैं, बुरा मत मानिएगा, मैं इंटर में लॉ पढ़ाता हूँ तो सीए फाइनल में लॉ पढ़ाना मेरे लिए इनडायरेक्ट पावर था। इन्होंने कहा कि सर जी पढ़ा लो, आप फाइनल इंटर में आप ही पढ़ाते हो, बच्चे आपसे खुश हैं तो आप फाइनल भी पढ़ा लो। तो ये लिखने की कोशिश की है, प्रोविजन ऑफ एडिशनल ग्राउंड फॉर वैकेशन बाय प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167। एक प्राइवेट कंपनी जैसे एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन लगा सकता है 164(2) में, तो वही बता रहा है 167(4) में ए प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड फॉर द वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर
in addition to those specified above through its articles. लास्ट है सर जी पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात है, अगर आपको मैं समझाने में सफल हो गया तो बड़ी खुशी होगी। अगर आप डिफॉल्ट आपकी ऑफिस वैकेट हो गई फिर भी आप ऑफिस में आ ही रहे, वाओ, तो सर जी ध्यान दीजिएगा, है ना। इफ ए पर्सन फंक्शंस एज ए डायरेक्टर इवन व्हेन he knows that the office of director held by him has become vacant on account of any disqualification. Subsection 1, he shall be punishable. अगर आपका 1 साल की जेल है विथ मिनिमम 1 लाख, एक्सटेंडेबल 5 लाख और विथ बोथ। आपको समझ में आया मेरी बात? उसको 1 लाख दोनों की भी सजा भी हो सकती है। आगे हमारे पास लास्ट है और पॉइंट, वो क्या है? All the directors vacating the office about the eventuality when all the directors of company vacate. Eventuality means एक event, एक परिकल्पना, disqualify. In that case, the promoter or in absence of the appoint the in that case the promoter or in his appointment shall appoint the required number of directors who shall hold office appointed by company in general meeting. ये तो सर जी एक जुगाड़ कर रहा है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर सारे का सीट खाली हो गया, सर जी कंपनी अनाथ हो गई, तो वहां पे डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रोमोटर, या इन हिज एब्सेंस प्रोमोटर भी नहीं है कंपनी में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर ये पावर किसी को दिया होगा, वहां जाकर आपका काम होगा। धन्यवाद आपका, आपके प्यार के लिए, भारत के लिए। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेक्शन कौन सा हो गया? 7। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें और यहां से हम लोग जानकारी को बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन, किन ग्राउंड्स पे आपका सीट खाली हो जाएगा, है ना। ओके दोस्तों, वैकेशन का मतलब कभी भी आपके दिमाग में बात आए तो आप ये समझिएगा कि मतलब आप शुरू में अगर डिस्क्वालीफाइड है तब तो अपॉइंट ही नहीं होंगे, और अगर आप शुरू में डिस्क्वालीफाइड नहीं थे तो आप, है ना बेटा, बाद में डिस्क्वालीफाइड हो गए तो आपका सीट वैकेट हो जाएगा। पॉइंट 1 से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ या ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन, बेसिस या ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन। ओके निवांधन भाई, उम्मीद है आप शायद सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो सर जी एक बार हेलो लिख दीजिए। कोई और भाई सुन रहा है तो वो भी हेलो लिख सकता है, नहीं तो हम ही सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। बेसिस ऑफ वैकेशन या ग्रांट ऑफ वैकेशन, सॉरी ग्राउंड्स, सॉरी सर जी टोटल 8 ग्राउंड्स दिए हैं, A B C D E F G H, 8 ग्राउंड्स हैं जिसपे आपका ये छोटा छोटा ग्राउंड्स है। उनमें से पहला है डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 1। दोस्तों इफ ए पर्सन, तो एक्सप्लेनेशन भी कर लीजिए। अब जब पूरा पढ़ाया तो अब तो खत्म ही हो रहा है आपका ये, है ना। डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, यहां पे क्या होगा? डायरेक्टर अट्रैक्ट्स डिसक्वालिफिकेशंस, ऐसे डिसक्वालिफिकेशन आपके ऊपर आ गए, ठीक है बेटा, और डायरेक्टर अट्रैक्ट्स डिसक्वालिफिकेशन which are specified in सेक्शन 100। ऑब्वियस ही बात है, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपके ऊपर कुछ ऐसे डिसक्वालिफिकेशन आ गए। बी पॉइंट, डिसक्वालिफिकेशन अंडर 164, एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग,
आप बोर्ड मीटिंग स्किप कर गए, बहुत अच्छी बात नहीं है। लगातार 12 महीने में जितने भी बोर्ड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, सॉरी, बोर्ड मीटिंग, यहां लिखिए पर्सन हु एब्सेंट्स सेल्फ, मतलब ये पर्सन क्या लिखा है, ये डायरेक्टर, डायरेक्टर हु एब्सेंट हिमसेल्फ from all the DMs held during a period of during a period of 12 months with or without seeking leave. अच्छा, with or without, with or without leave of absence of the board. आपने बिना लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड, आपने बिना बोर्ड से लीव लिए हुए, आपने बिना बोर्ड से लीव लिए हुए आपने अपने आप को एब्सेंस कर लिया, एब्सेंस मतलब दूर कर लिया, लगातार 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग अटेंड। तीसरा, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जी मेरे हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया और बिना डिस्क्लोज किए कॉन्ट्रैक्ट किया। 184 में डिस्क्लोजर है सर जी, नहीं भूल गए हो तो सर जी वीडियो देखिएगा, बड़ी मेहनत कर करके हम लोगों ने सीखा एक एक चीज को, वीडियो आप देखिएगा पुरानी वाली, आपको अच्छा लगेगा। एंटरिंग, यस बेटा, एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कोई डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने 184 सब सेक्शन 84 में जो डिस्क्लोजर देनी थी वो नहीं दिया। एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 184। ये सर जी ये है सर जी, इसमें क्या लिखा हूं, इसमें तो सिंपल है, ये डायरेक्टर, बोलो ना बेटा, क्या सीधा लिखते हैं, एक्ट्स इन कंट्रावेंशन, एक्ट्स इन कंट्रावेंशन। एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है एक्ट्स इन कंट्रावेंशन, एंट्रिंग इनटू कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184। एक्ट्स का मतलब एंटर, एक्ट, ओके। डी है फेलियर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। यदि आपको बड़ा खुश होकर पढ़ाया था कि एक डायरेक्टर्स को 3 बार डिस्क्लोजर करना होता है, जब वो पहली बार अपॉइंट होता है, जो भी पहली बोर्ड मीटिंग है उसमें भी डिस्क्लोजर याद कीजिएगा। तो उस तरह की बातें आपको समझने की जरूरत, इस चीज को समझते हैं हम लोग। फेलियर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, ये कुछ ग्राउंड्स हैं फेलियर टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट सेक्शन 184। फेल्स डिस्क्लोज required under 184। key point, disqualified due to order of court। wow,
आपने कुछ ऐसा काम किया है, क्या काम किया ये नहीं बताया, डिसक्वालीफाइड ड्यू टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये क्या मतलब है भाई, ऑर्डर ऑफ कोर्ट? कोर्ट के आदेशानुसार या ट्रिब्यूनल ने आपको डिसक्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए, 10 साल। बच्चे पूछे क्यों किया सर, कुछ तो ग्राउंड्स होगा। हाँ बिल्कुल होगा सर, है ना, बिल्कुल होगा। बिना ग्राउंड्स के कोर्ट, है ना, सत्यमेव जयते वाली बात है, कोर्ट क्यों आपको डिस्क्वालीफाई करेगी? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उधर है कि आप मिसमैनेजमेंट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर्स आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट या एनसीएलटी। ये सर जी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, बट मैं उम्मीद करता हूं साफ दिख रहा है आपको। यस, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट या एनसीएलटी यहाँ पे लिखिए। पर्सन becomes disqualified by an order कोर्ट। लेकिन इसमें अपील ठोक सकता है, ई और एफ के लिए अच्छा बना रखा है, बाई ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। और ये छोटा सा पॉइंट है, डिसक्वालीफाइड ड्यू टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और आपका इफ पर्सन बिकम्स डिसक्वालीफाइड, है ना, और अगर आपको कोर्ट के आदेशानुसार आपको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सीट खाली हो जाएगा। और एफ है, आपको सजा सुनाई गई है, सजा 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, 6 महीने। इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, convicted of an यहां लिखिए ही इज मतलब उस डायरेक्टर्स के लिए, ही इज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट offense whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced in respect convicted of an offense. He is convicted by a court of an offense involving moral turpitude or otherwise and sentenced in respect thereof. Imprisonment for not less than 6 months. Okay, not less than 6 months. जी, लेकिन ये जो ई और एफ पॉइंट है इसका हमारे पास एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। The seat, the office will not be vacated office will not point E and F if, अब आप लाइव होते तो बताते, कब? जब उस डिस्क्वालिफिकेशन या उस इम्प्रिजनमेंट के खिलाफ हमने अपील कर दिया। Offense will not be vacated in point E and F if, अब वैकेट नहीं होगा।
एन अपील, ओह अपील बाद में, इफ काट दिया, मजा नहीं आएगा। और 30 डेज, फॉर फर्स्ट 30 डेज, कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ, सर जी जिस दिन कोर्ट ने ई या एफ पॉइंट में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको सजा हो गई, उसके पहले 30 दिन, कहां से पहले 30 दिन? जिस दिन सजा सुनाई गई। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा सर जी जैसे मान लीजिए राजीव सर, मेरी गिरफ्तारी का वारंट इशू हो गया, तो कोर्ट कहेगी कि सर राजीव सिंह आपको 30 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया, मैं जानते हैं इस 30 दिन में मैं क्या करूंगा, बहुत हीनियस क्राइम किया है, इस 30 दिन में मैं अपने बहन को, भाई को, अपनी वाइफ को बता दूंगा कि देखो जी यहाँ यहाँ LIC हमने करा रखे, आने आदमी को पैसे दे रखे, सब तुम हिसाब देख लेना। अब तो उधर जेल जा रहे हैं, अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या होगा, जस्ट एक एग्जाम्पल ताकि आपको दिमाग में रहे। फॉर, बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। फॉर फर्स्ट, ये नहीं कि कोर्ट ने उधर से ऑर्डर किया और आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, नहीं, आपको फॉर फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ग्रेट। दूसरा, अपील, वेयर एन अपील, वेयर एन अपील और पेटिशन इज प्रेफर्ड, where an appeal or petition is preferred in 30 days, where an appeal or petition is preferred within 30 days as aforesaid. Appeal or petition preferred within 30 days as aforesaid against conviction resulting in sentence or order till expiry of 7 days the date on which such appeal, मतलब सच अपील 30 डेज के भीतर अपील फाइल कर दीजिए, आप वैकेट नहीं होगा सीट आपका, तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, और इवन फैसला आने के 7 दिन तक नहीं होगा, फिर सेकेंड अपील कर दीजिए, फैसले से भी खुश नहीं है फिर अपील कीजिए, फिर अपील कीजिए, है ना, और जब तक ये सेकेंड अपील भी डिस्पोज ना हो, और इवन डिस्पोज हो गया, डिस्पोज मतलब समाप्त हो गया, उसके अगले 7 दिन तक an appeal or petition is preferred within 30 days of aforesaid against the conviction resulting in sentence until expiry of 7 days from the date और तीसरा हमारे पास है where any further appeal or petition or preferred against or sentence
within 7 days appeal such further appeal is disposed of। ओके बेटा जी, ये छोटा सा कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ गया कि ई और एफ पॉइंट में जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, कन्फ्यूजन के चलते इमीडिएटली आपका सीट खाली नहीं होगा। पहले 30 दिन तो एकदम बचत, आपने 30 दिन के भीतर अपील कर दिया तो बस हो गए, वो मैटर चैलेंज हो गया। चैलेंज मैटर में जब तक, इसका मतलब आप उसको सही नहीं मानते होंगे तभी आपने चैलेंज किया, तो उसमें आपको ये कह रहा है कि जब तक अपील पेंडिंग रहेगा। कितना मस्त बनाया है। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सर जी। अब तो जी पॉइंट, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, ये बहुत आसान है कि आपका सीट उस केस में भी, आपका ऑफिस एज ए डायरेक्टर उस केस में भी खाली हो सकता है जब आपको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। When he is removed as per 9 है सर जी। रेजिग्नेशन 168 में है और रिमूवल 169 में। रिमूव्ड एज पर सेक्शन 169 आपको रिमूव कर दिया गया। H ceases to hold office, सर जी क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एचओडी था टॉपर्स में कॉमर्स का, एक बात कर रहा हूं जस्ट एक एग्जांपल, छोटी मुंह बड़ी बात, बट एंजॉय करो यार, काहे डर डर के पड़ता है। सुनो, मान लो कि टॉपर्स में 10 टीचर में एचओडी हूं, अब मेरे को टीचर कहीं पोस्ट से हटा दिया गया, क्यों भाई निवांधन, मेरे को टीचर कहीं पोस्ट से हटा दिया गया, तो भैया एचओडी तो टीचर में से ही कोई बनता है ना, नहीं समझ रहा हूं सर जी। मैं प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हूं, आपको पता है नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री ही नहीं रहे तो नीति आयोग का चेयरमैन कैसे रहेंगे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्टर इसलिए बने हैं कि कोई और बात है, उसके चलते आप डायरेक्टर बने हैं। बोले सर क्या बात है, बताता हूं। Ceases to hold office if a person holding director, a person is holding the post of director, अच्छा जी, person is holding the post of director due to some other office। ये क्या मजाक है ड्यू टू सम अदर ऑफिस, बताता हूं। A person is holding the post of director due to some other office, due to some other क्या कह सकते हैं कंडीशन, and that office is destroyed। वो जो ऑफिस था, वो जो ग्राउंड्स था जिसके आधार पर रखा गया था, इज डिस्ट्रॉयड, एंड दैट ऑफिस इज डिस्ट्रॉयड, देन क्या होगा? अगर वो ऑफिस डिस्ट्रॉय कर दिया गया, देन the person will also lose office of directors।
यूज द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप। सर जी वही एग्जाम्पल है कि मैं टॉपर्स में कॉमर्स का एचओडी था, किस आधार पे था, किस ग्राउंड पे था, क्योंकि क्या था टॉपर्स में एचओडी था, किस ग्राउंड पे था, क्योंकि मैं टॉपर्स में क्या था सर, मैं टॉपर्स में क्या था, मैं था टॉपर्स में टीचर। अब अगर मैं को टीचर के ही पोस्ट से हटा दिया गया तो एचओडी भी अपने आप हट जाऊंगा, फिर एचओडी का क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं रहा। दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट समझने की जरूरत है, ये 8वां पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यू आर अपॉइंटिंग, यू आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर अदर ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट, हमने वो पोस्ट ही आपका हटा दिया, वो ऑफिस ही खत्म कर दिया, तो उसके साथ साथ ये भी हो गया। यदि अगर कोई व्यक्ति वो पता है कि उसका सीट खाली हो गया है, फिर भी वो जबरदस्ती कंपनी के ऑफिस को, डायरेक्टर के ऑफिस को कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपने आप को क्लेम करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है, सर ये गलत है, पेनाल्टी लगेगा आपके ऊपर, पेनाल्टी फॉर होल्डिंग सेक्शन 167 penalty. If a person functions as a director, if functions as a director, even when he knows that a person functions as a director, even when he knows that the office of director held by him become vacant on account of any disqualification, in सेक्शन 167 1, he shall be punishable with fine, फाइन लगेगी, shall be punishable, he shall be punishable with imprisonment for a term, imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine ranging from 1 lakh to rupees 5 with both। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने इतना अच्छा काम किया, एक क्लास और लगेगी फिर जाएगा। सर जी एक आधा चीज और इसमें दिया है, अपॉइंटमेंट ड्यू टू वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। ओहो, अगर मान लो किसी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो गए 164, या सबको हटा दिया गया या सबको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और बेचारा कंपनी अनाथ हो गई, तो इसमें कह रहा है कि अगर सारे डायरेक्टर का सीट खाली हो जाए तो उसकी जो वैकेंसी है उसको कैसे फिल करेंगे। तीसरा लिखिए, फिलिंग वैकेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। 167 सबसेक्शन
फिलिंग वैकेंसी ऑफ ऑफिस बाय ऑल डायरेक्टर्स, मतलब ये हुआ ऑफ लिखिएगा सर, बाय नहीं, फिलिंग वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑल डायरेक्टर्स वेयर all the directors of a company, where all the directors of a company vacate their offices due to section 167 subsection 1, then रिक्वायर्ड नंबर यानी मिनिमम नंबर, सर जी प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स shall be appointed by promoters central government. If there is no promoter, if there is no promoter, these directors will hold office कब तक, होल्ड ऑफिस कब तक बेटा जी, these directors will hold office till, होल्ड ऑफिस टिल, ये डायरेक्टर्स कब तक ऑफिस का, टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द, directors are appointed by the company in GM general meeting. The directors will hold office till the directors are appointed. लास्ट है मेरे बच्चे, आखिरी एक पॉइंट है, आखिरी एक पॉइंट है, पॉइंट बहुत ही सिंपल, क्या है वो पॉइंट, एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वैकेशन, ग्राउंड्स केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में और ग्राउंड्स हैं जो ग्राउंड्स फॉर वैकेशन, द प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल के द्वारा, ये तो बहुत सिंपल है, प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल के द्वारा 164 जो था 3 था, मैंने 4 बोल दिया, 3 में था, यहाँ पे 167 4 में है, मैं शायद एडिशनल ग्राउंड फॉर वैकेशन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ओके दोस्तों, प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है, अ प्राइवेट कंपनी में बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड, वाओ, प्रोवाइड अदर ग्राउंड for the vacation of the office of director, in addition to those specified in specified under section
सर ये है कि और भी एक्स्ट्रा ग्राउंड्स किए जा सकते हैं, और मैंने आपको गलत को रिलेट करा दिया था, मैं बताना चाहूँ 164 सब सेक्शन 3 में ऐसा एक प्राइवेट कंपनी जो नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन, और उसी तरह से वैकेशन वाला भी जो लास्ट सब सेक्शन है सब, वो भी यही कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी एक्स्ट्रा ग्राउंड्स डाल सकती है। अब हमारे पास इसका रह गया रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, रिमूव, और उसके बाद रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डिंग्स, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, और लास्ट है पनिशमेंट। 4-5 सब सेक्शंस और हैं। एक तरह से भाई साहब न से हाँ मैंने करा दिया, आपने बच्चों ने जिन्होंने कोर्स खरीदा है उनको लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। एटलीस्ट आपने जो 1000 रुपये दिए हैं उसका कुछ तो आपको रियलाइजेशन हो, है ना, कुछ तो रियलाइजेशन मैं कराऊँ, है ना बेटा जी, ताकि और भी चैप्टर्स आएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन फिर भी मेरे को बड़ी एक तसल्ली हो रही है कि एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को ये तो कह सकता हूँ शान से कि पूरा डायरेक्टर के तीनों चैप्टर की हमने धज्जियाँ अच्छे से उड़ाई। दोस्तों तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब है कि क्या कोई डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, आप देख सकते हैं, क्या कोई डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। रेजिग्नेशन किसको दिया जाए, क्या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को देकर रिजाइन करेगा या आरओसी को दिया जाए, कहाँ दिया जाए? तो इन तमाम सवालों की जानकारी हम लोग अगली क्लास में लेते हैं दोस्तों। और निवांदन भाई और जो बच्चे देख रहे हैं इसी चैनल पे लाइव होती है, जनरली मॉर्निंग में ही होगी, बट कब होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल, ये हमने बेटा ग्रुप में मैसेज डाला और हम आप लाइव कर देते हैं। चलिए हमारे 8-10 बच्चों ने, हमारी बेटा जी बढ़ जाती है उस जी आपको है, और किसी आपका